नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा हर बार यही प्रयास होता है कि मैं आपको नए नए आर्टिस्ट से मिलवाऊँ और उनके जीवन के बारे में आपको जानकारी दूँ। तो अब स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। आज के हमारे मेहमान हैं बाबला कोचर जी। नमस्कार बाबला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। बाबला जी के बारे में मैं आपको एक बात ये बता दूं, बाबला जी एक एक्टर हैं, एंकर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आपने इनकी आवाज़ आपकी अदालत में सुनी होगी। जो वॉइस ओवर आता है उसमें वो सर की आवाज़ में ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा कि आपने मुझे समय दिया। तो और मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो लाइफ की शुरुआत है, जो कि हर किसी की जो भी जर्नी होती है, एक्टिंग की जर्नी होती है और या लाइफ की कोई भी जर्नी होती है, वो कहीं ना किसी की कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ से कि आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि आप ये कर सकते हैं? जब मैं बहुत छोटा था तभी से मुझे ये अंदर से बहुत इंस्टिंक्टिवली लगता था, बहुत अंदर से आवाज़ आती थी। मैं फिल्में देखा करता था, दूरदर्शन पे चित्रहार देखा करता था, तो जैसे उस तरह के किरदार हम देखा करते थे मैं उनकी नकल किया करता था। तो मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे कहते थे कि तुम वो बन के दिखाओ। मैं वैसी कोशिश करता था, बड़ी फूहड़ सी कोशिश होती थी, लेकिन अंदर एक बीज था। इतना तो मुझे याद है, शायद मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, 3री 4थी क्लास में पढ़ता था। तभी से मुझे ये था कि भाई मैंने एक अभिनेता बनना। और मुझे याद है एक बार 7वीं कक्षा में हमें एक निबंध दिया गया था लिखने के लिए, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर बच्चों ने कोई वकील बनना चाहता था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। मैंने लिखा मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो हमारे जो हिंदी के जो अध्यापक थे वो बहुत खुश हुए कि अच्छा तुम अभिनेता बनना चाहते हो तो अभिनय करके दिखाओ। तो मुझे याद है वो महमूद साहब की एक कॉमेडी होती थी, वो जो कि वो ओम प्रकाश जी को फिल्म की कहानी सुनाते हुए डराते हैं। मैंने वो बड़ी पुअर तरीके से करके दिखाया, पर ताली खूब बजी। तो उस दिन से मेरे को लगा कि नहीं भाई, तुम ये काम करने के लायक तो हो, कुछ कर लोगे, यही करना है तुमने। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन कि यार इतनी ताली मिली है, इतनी पहचान मिली है। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे दोस्त बन गए जो मुझसे कभी बात नहीं करते थे। तो लगता है कि ये शुरुआत वहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऐसा होता है कि आप जब कोई चीज़ मतलब जैसे स्कूल कॉलेज में जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसको ऐसा कुछ करे वो वहाँ पे और उसको अप्रिशिएशन मिले, तो उसको लगता है कि हाँ मेरी और सब लोगों से थोड़ा सा मैं अलग हूँ, तभी मुझे इतनी अप्रिशिएशन मिल रही है और एक अलग मतलब एक पहचान मिल जा रही है। पर जैसे आपने जब स्कूल करा होगा या कॉलेज करा होगा, तो उसके बाद जैसे हमारे मिडिल क्लास लोगों में या फैमिली में ये होता है कि भाई चलो अब ये कर लिया है तो अब कुछ लाइफ के आगे बोलो, तो एक आर्थिक असुरक्षा हर माँ बाप के दिल में रहती है। जी। तो आपको भी ये फेस करना पड़ा होगा? बहुत फेस करना पड़ा। ये तो बल्कि कॉलेज के बाद नहीं, बल्कि स्कूल के फौरन बाद में। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उस ज़माने में मतलब 5 सब्जेक्ट्स में 12th के एग्ज़ाम होते थे और 5 में से 4 में डिस्टिंक्शन थी। और उस ज़माने में मतलब मैं उस ज़माना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 साल से पहले की बात है। तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए मुझसे भरवा दिया गया। हाँ जी, पूसा में। और उस समय इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था, आपकी परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाती थी। और मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया। अच्छा, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। अब घर वालों का पूरा प्रेशर कि तुम ये करोगे और कुछ नहीं करोगे। अब मैंने तो नहीं करना। घर वाले के तो मतलब घर में होता है जैसे, तो क्या करोगे, जूते साफ करोगे? मैं कहूँ कुछ भी करूँगा पर ये नहीं करूँगा। मैं क्या करोगे? मैं तो एक्टिंग करूँगा। तो वो क्या होता है? तो नहीं, वो क्या होता नहीं, मेरे घर में इस बारे में पूरी अवेयरनेस थी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इसमें संघर्ष बहुत, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा आपको, तो संघर्ष के लिए तैयार हो। अब कब कामयाबी मिलेगी ये भी नहीं पता है। 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, कब कामयाबी मिले कुछ नहीं पता। मैं कहा जी कुछ भी हो जाए, करूँगा तो यही। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक समझौता हुआ मेरा और मेरे पिताजी का, मतलब परिवार के साथ में, कि ठीक है तुम होटल मैनेजमेंट में मत जाओ, तुम एक काम करो, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के साथ में कोई वोकेशनल कोर्स ऐसा कर लो।
तो फिर ये डिसाइड हुआ कि टूरिज्म का कोर्स होता है। मैंने कहा देखिए ये भी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही काम है और टूरिज्म का कोर्स होता है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में, वहाँ मेरे को एडमिशन मिल रही है, मुझे वो एडमिशन लेने दीजिए। और उसके पीछे मेरी जो रणनीति थी वो ये थी कि वहाँ सुबह 8:30 से 12 बजे तक की क्लास होती थी, उसके बाद में हम फ्री होते थे थिएटर करने के लिए। तो मैंने कहा जी देखिए, और साथ में मेरे को ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी और डिप्लोमा भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में मतलब आप कहोगे तो 3 साल के बाद में हम जो है इसी क्षेत्र में और नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं उनको लगा कि ठीक है। हम सुबह 8:30 बजे कॉलेज पहुंच जाते थे, पढ़ाई में तब भी बहुत अच्छा, 12:30 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते थे और 3 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके थिएटर करते थे। तब मेरे को जो थिएटर की जो दुनिया है, वो जो आपको विस्मित कर देने वाली जो दुनिया है, अचंभित कर देने वाली दुनिया है, वो जो मेरे सामने आई, मैं तो चमत्कृत हो गया, हिंदी में जो शब्द है। शुरुआत मैंने की थी M.K. रैना जी के थिएटर ग्रुप के साथ, प्रयोग के साथ। फिर वहाँ से रवि शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ में मैंने थिएटर किया और फिर मुझे मौका मिला शीला भाटिया जी के थिएटर ग्रुप दिल्ली आर्ट थिएटर में, मुझे वहाँ पे एज एन अप्रेंटिस काम करने का मौका मिला। और फिर वहाँ पे मुझको रेपेट्री में नौकरी भी मिल गई और वहाँ ये होता था 4 से 8 बजे तक रोज़ आपको रिहर्सल करनी होती थी और फिर शोज़ वगैरह होते थे। तो वो जो 3 साल थे, पढ़ाई भी की, पढ़ाई करने के साथ साथ थिएटर भी किया। तो मैं एक प्रोफेशनल थिएटर करने की तरफ फर्स्ट ईयर कॉलेज के अंदर ही बढ़ गया था। और जब मैंने पास आउट हुआ उसके बाद में तो फिर घर वालों को ये समझ में आ गया था। तब तक मैं पैसे भी कमाने लगा था क्योंकि नौकरी करके वहाँ से पैसे मिलते थे। तो मैं घर लाके पैसे देता था कि देखो इतने पैसे मिल जाते हैं। तो घर वालों को लगा नहीं यार ये कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगा, मुंडा कुछ कर लेगा, मुंडा हुण कुछ कर लेगा, ये भुक्खा नहीं मरेगा। ये मेरे दादाजी ने कहा। तो फिर मेरे दादाजी ने मेरे फादर को कहा कि इनू हुण ना तू जान दे, ये कर लेगा कुछ ना कुछ, इनू हुण तू जान दे। तो बस वो बड़ों का आशीर्वाद हो। हाँ, तो बस उसके बाद से 2 चीज़ें हमारे हक में रही हैं हमेशा। नंबर 1 तो मेहनत करने का जज्बा और नंबर 2 फोकस्ड रह के ईमानदारी से मेहनत करने का जज्बा, और वो भी क्रिएटिव इंटेलिजेंट मेहनत करने का जज्बा, सीखने की ललक। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे पक्ष में रही। फिर ईश्वर की कृपा है, मौके आते रहे, सिलसिला बनता गया और आगे बढ़ते गए। अच्छा, यहाँ जैसे मैं आपसे पूछूंगा, ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आप कॉलेज के साथ साथ रेपेट्री कर रहे थे या थिएटर कर रहे थे, तो ये दूरदर्शन पर आप कब आए और कैसे आए, वो अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो। ये उन दिनों में मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुआ था और मॉर्निंग ट्रांसमिशन में वो होता क्या था कि 12-12 मिनट के सीरियल्स होते थे और कॉमेडी सीरीज होती थी। तो 6 एपिसोड या 10 एपिसोड इस तरह से होते थे। तो मैंने कॉलेज पास आउट किया था और उसके बाद में मैं फिर पैसा कमाने के लिए 1-2 साल मैंने कहीं काम किया, पर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया वहाँ पे जाके। तो मैं वापस अपने थिएटर के दोस्तों से मिलने के लिए श्री राम सेंटर चले जाता था। अच्छा, दिल्ली में एक ये अड्डा है थिएटर के आर्टिस्टों का। ये अड्डा है मतलब इस अड्डे से होके हर थिएटर आर्टिस्ट गुजरता है, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो या पीयूष मिश्रा हो या कोई भी क्यों ना हो, सब यहाँ से गुजरे, सब इस रास्ते से होके जरूर गुजरे, सब इसी रास्ते से होके जरूर गुजरे हैं। कभी ना कभी यहाँ पे आके उन्होंने चाय पी है और अड्डेबाजी की है और फिर यार दोस्त एक दूसरे को बताते हैं भाई तू फलानी जगह मिल ले, काम मिल जाएगा कुछ। तो मैं ऐसे ही एक बार घूमता घूमता वहाँ चला गया और वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने कहा यार एक सीरियल बन रहा है उल्टे बांस बरेली, उसमें एक तेरी उम्र के एक लड़के की ज़रूरत है उन्हें, तो तू उनसे मिल क्यों नहीं लेता। मैंने कहा अच्छा भाई तो ठीक है, कैसे मिलूँ, मुझे कोई फ़ोन नंबर दे दो, कोई एड्रेस दे दो। तो कहते एक काम कर, वो आज आएंगे शाम को यहाँ पे, तू रुक जा। अच्छा, बात 5 बजे की थी और उसने कहा 7-7:30 बजे वो आएंगे, आज वो लोगों से मिलने आ रहे हैं तो तू रुक जा। मैं रुक गया। तो मेरी वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई प्रोड्यूसर्स के साथ में। सिन्हा साहब थे और उनके प्रोड्यूसर, उनके पार्टनर थे नंदन जी। उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। तो नंदन जी क्रिएटिवली काम देख रहे, तो नंदन जी राइटर थे। तो नंदन जी को मैं कहीं भाग गया, उनको मैं समझ कहाँ, उनको लगा कि यार ये लड़का ठीक है। तो उन्होंने कहा ऑडिशन देने के लिए आओ। तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया, दोबारा ऑडिशन के लिए। फिर डायरेक्टर थे सलील चौधरी के जो छोटे भाई, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी साहब, उनके छोटे भाई बाबू चौधरी, उनको मैंने ऑडिशन दिया। तो मैं समझ में आ गया, उन्होंने मुझे फाइनलाइज किया।
और वो सीरियल फिर मुझे मिला, और उस ज़माने में पैसे भी ठीक मिल गए उस ज़माने के हिसाब से, और वो बहुत पसंद किया गया। पब्लिक की अप्रिसिएशन अच्छी जी, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन। वो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, वहाँ से किक स्टार्ट हो गया एक तरह से। और वो जो प्लेटफॉर्म मिला, उससे नया काम, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर दिल्ली के जैसी जगह पे एक छोटी सी पहचान मिल गई कि हाँ यार, ये लड़का ठीक काम करता है। नहीं तो उससे पहले तो भीड़ में ही खड़े थे। भीड़ में से निकल के एक अलग अपना एक छोटा सा एक टीला बना लिया, मुकाम बना लिया कि यार ये लड़का है। अब उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैं खुद जाता था काम मांगने, तो कोई शर्म नहीं थी। आज भी होगा तो मैं ज़रूर काम मांगने चले जाऊँ, अच्छा काम होना चाहिए। तो वो धीरे 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 ओवर अ पीरियड एक चीज़ से फिर अच्छा होता क्या है कि जब आपका एक किस्म का काम पसंद कर लिया जाता है तो वैसे ही काम आपको और भी मिलने लगता है, क्योंकि एक कन्वीनियंस हो जाती है। उनको पता है ये ऐसा काम तो कर ही चुका है और ऐसा काम इसका पसंद भी किया जा चुका, तो ऐसे काम और दे दो। तो मुझे लगा कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग ऐसा काम अगर और मिल रहा कर लो। उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, दो बातें। नंबर एक तो एक जेब में थोड़े से पैसे और आने लगे। मुद्दा जो था, हाँ, घूम फिर के इकोनॉमिक्स तो मैटर करती है, करती आपका जब तक आपका किचन मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ, है ना। तो वो इकोनॉमिक्स तो मैटर करती है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो एक फ़ायदा उससे ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैं उस ऑर्बिट में आ गया, उस सर्कुलेशन में आ गया जहाँ पे प्रोफेशनल्स डिसीजन लेते हैं। मैं उनकी निगाह में एक सीरियस माइंडेड, एक अच्छा एक्टर के रूप में उनकी निगाहों में मैं स्टैब्लिश हो गया, एक तरीके से स्थापित हो गया जिसे बोलते हैं। उससे फिर नए काम मिलने लगे। अब फिर मैंने कहा नहीं, हर काम को करने की एक उम्र होती है, उसके बाद में उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो वो मेरे को समझ में आने लगा था कि इसकी शेल्फ लाइफ इस तरह के काम की अब खत्म होने वाली है, अब आगे ढूंढो अगला क्या है। तो मैं ऐसे ही बात करता था, मैं कुछ और करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से जाहिर सी बात है सारे लोग तो मानेंगे नहीं, 1, 2 या 3% भी मान गए और वो मेरे साथ में रिस्क लेने को तैयार हो गए। उसके बदले में क्या कर लेंगे? उसके बदले में ये होगा पैसे कम दे देंगे, या किसी एक प्रोजेक्ट में कहेंगे नहीं यार इसमें मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। मैंने वो इन्वेस्टमेंट की। फिर दूसरे किस्म के काम मिलने शुरू हुए, उसमें एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद तो फिर ये लोगों को समझ में आ गया कि इसके पास में सॉलिड बेस है, इसके पास में भंडार है जो भंडारी जी के साथ में अच्छा, ये तो आपकी थिएटर की बात हो गई और एक्टिंग की बात हो गई, पर जब आप जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप कहते हो, आप वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, तो ये तो एक दिन में तो ये हुआ नहीं होगा, या ऐसे नहीं हुआ होगा कि पहले आपने ये प्लान करा होगा कि मैं पहले एक्टिंग करूँगा और फिर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊँगा। तो कैसे ये चीज़ हुई, कब आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि आपके अंदर ये बात है, या किसी ने आपको जैसे बताया हो, या कोई मतलब, क्योंकि बिकॉज आप तो अपने एक धुन में थे, या मतलब एक आपका टारगेट था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे थिएटर करना है और अभिनय ही करना है, अभिनय करते हुए चल रहे थे। तो कैसे आपने जो सवाल पूछा है इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो है कि वॉइस ओवर की शुरुआत कैसे हुई, दूसरा पक्ष ये है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग के साथ साथ वॉइस ओवर कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसका जो पहला पक्ष है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो एक प्ले किया था दिल्ली ऊंचा सुनती है, और उसे डायरेक्ट किया था रवि शर्मा और त्रिपुरारी शर्मा जी ने। तो वो प्ले देखने के लिए एक साहब आए जिनका नाम था भारत रत्न भार्गव जी। वो उस समय ऑल इंडिया रेडियो में सीनियर प्रोड्यूसर थे, और वो प्ले देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ पे ड्रामा होता है तो तुम ऑडिशन देने के लिए आओ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊँगा। और तो ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स वॉइसिंग। अब मुझे नहीं पता था कि रेडियो में ड्रामा कैसे होता है, किस तरह से होता है। थिएटर की जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी, जो थोड़ी बहुत हमारी समझ थी, बहुत नेसेंट स्टेज की, उस समझ के हिसाब से हमने जाके ऑडिशन किया। क्योंकि स्टेज में तो ये होता था कि आप उस ज़माने में कोई आपके साथ में टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता था, कोई आपको माइक्रोफोन नहीं लगा होता था कि आप नेचुरल एक्टिंग करें और लास्ट रो तक आवाज़ आएगी। तब तो ये एक अच्छे एक्टर की पहचान में एक चीज़ ये भी मानी जाती थी कि उसकी वॉइस की प्रोजेक्शन कैसी है, वो कितनी दूर तक अपनी आवाज़ को थ्रो कर सकता है। उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवाई जाती थी हमें।
हम वैसे ही जाके माइक के सामने हमने परफॉर्म कर दिया और उन्होंने हमें फेल कर दिया। अब मैंने बाद में उनसे पूछा कि सर आपने बुलाया और आप ही ने मुझे फेल कर दिया। उन्होंने कहा देखो तुम एक्टर तो ठीक हो, अच्छे एक्टर हो, लेकिन तुम इस मीडियम को नहीं जानते हो, इस मीडियम को समझो। मैंने कहा मतलब? कहने तुम माइक के नज़दीक थे और तुम चिल्ला रहे थे। मैं कहा ऐसे ही तो बोलते हैं, हमें तो सिखाया ऐसे गया। उन्होंने कहा नहीं, इस मीडियम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। तो तब समझ में आया कि आप एक्टिंग तो कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन टेक्निकली आपको उस माइक के अनुसार काम करना है। फिर यही बात आगे जाके टेलीविजन पे है, जब आप टाइटल रोज में होते हैं तो आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। ये टेक्निकल चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। पर आपका जो अब दूसरा सवाल है वो ये कि जी क्या आप एक्टिंग करते हुए वॉइस ओवर कैसे कर सकते हो? देखिए कुछ नया नहीं है उसमें। वॉइस ओवर करते हुए भी आप एक परफॉर्मर हैं। एक परफॉर्मर ही एक्टिंग कर रहा है, एक परफॉर्मर ही वॉइस ओवर कर रहा है, सिर्फ उसका जॉनर बदल रहा है, सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। आप जिस तरह से एक्टिंग करते हुए अलग अलग किरदारों के लिए अलग अलग तरह की तैयारी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक अलग तरह की तैयारी होती है। पर बुनियादी रूप से सब पीछे क्या है? एक परफॉर्मर है। तो आपको ये समझना होगा कि वो जॉनर क्या है, और आप हैं तो परफॉर्मर, उसके अनुसार आपको एडजस्ट करना है। तो वो अडेप्टेबिलिटी का जो फैक्टर है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। वो आंख नाक कान हमेशा खुले रखने चाहिए, जो एक बेसिक बात थिएटर में सिखाई जाती है, यू गॉट टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। तो आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहना है, और वही टेक्निकली भी आपको करना होगा। इसलिए अपनी आंख कान नाक हमेशा खुले रखिए। तो जब आपके अंदर ये बात हमेशा अलर्टनेस रहेगी और सीखने की लगातार इच्छा रहेगी, तो आप यूं एडजस्ट कर देंगे, आप पल में बदल लेंगे अपने आप को। और यही ये उम्मीद की जाती है किसी भी अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से या अच्छे एक्टर से, ये उम्मीद की जाती है। लगी आपसे बातें करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को या देखने को हमारे दर्शकों को भी मिलेंगी कि लाइफ में जैसे आपने जैसे बताया कि आप एक चीज़ एक्टिंग कर रहे थे, और जो आपने उसके अंदर सीखा होगा एक्टिंग करने के साथ साथ वॉइस का जो आप बता रहे एक्सरसाइज होती है, उस चीज़ से एक नई चीज़ आपके अंदर डेवलप हो गई वो चीज़, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भावना जी, अब हम बात करते हैं जो आपका 2021 में एक सोनी लिप पे एक आया वो टब्बर जी, जो एक पंजाबी वेब शो है जी, उसके बारे में बात करते हैं कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, टब्बर अपने आप में पंजाबी का एक लफ्ज़ है जिसका अर्थ है आपका परिवार, आपका खानदान। वो जो यूनिट थी वो अपने आप में एक कमाल का टब्बर था, और आपको हर काम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए जो सबसे बड़ी बात ये थी, इसकी जो टीम की जो सिलेक्शन थी, आर्टिस्ट जैसे थे पवन मल्होत्रा जी, सुप्रिया पाठक जी, यंग टैलेंट में टीम कमाल के टैलेंटेड लगते, गगन अरोड़ा, साहिल मेहता, परमवीर चीमा, और जो राइटर्स की जो टीम है, हरमन बडाला और संदीप जानी, एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें कि एक सीन के बाद में या एक सीन के अंदर अगले शॉट में क्या होने वाला है आप कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आप कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो जो एक अनिश्चितता बनी रही, वो उसका सबसे बड़ा यूएसपी था। और सिचुएशंस इतनी ज़्यादा इंटेंस होते हुए भी उनको किस तरह से बहुत सहज तरीके से हैंडल किया जा सकता है डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अजीत पाल सिंह जो उनके जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनसे देखने और सीखने को मिला। और टब्बर के अंदर जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया, वो कैरेक्टर सुनील महाजन एक कैरेक्टर का नाम है। वो एक ऐसे पड़ोसी हैं जो कि चलते चलते ये देखेंगे आपकी जेब में क्या है, अच्छा उस वाली जेब में क्या है और क्यों है, टिपिकल जो किस वजह से, अच्छा तो भंडारी जी वो एक 500 रुपये दे दो ना, अच्छा वो भाई तो बहुत ठान लिया आप, कहाँ से आए, ये इस तरह का किरदार है। तो उस कैरेक्टर को इतना सटलिटी में प्ले करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आप नहीं तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी प्रोवोकेटिव होती है, मतलब भड़काऊ सिचुएशन होती है जिसमें बंदा भड़क जाता है, और
एक दूसरे को कई बार डिमीन कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, उनको कितने सहज तरीके से किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और उसका नतीजा सबके सामने आया। टब्बर को बहुत पसंद किया गया, काफ़ी पसंद किया गया टब्बर को, और IMDb की रेटिंग भी बहुत अच्छी आई, और इंडिया की बेस्ट सीरीज़ में से एक मानी गई टब्बर। तो ये टब्बर करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी हुआ कि उसी प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के साथ में मैंने एक और वेब शो किया जिसका नाम है रंगबाज, जो कि जी पे अभी रिलीज़ हुआ, और वो भी बहुत पसंद किया गया। जी जी जी। और उसमें एक बिल्कुल अलग किस्म का किरदार था। उसमें जो किरदार था वो शहाबुद्दीन के फादर का किरदार, एक हार्डकोर क्रिमिनल का फादर, जो कि उसूलों पे रहने वाला आदमी है, जिसने एक पैसे की मदद या पैसा या रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे का कभी नहीं किया, बल्कि अपने बेटे की गलत बात को उसके फेस पे गलत कहने की हिम्मत दिखाई, और उसको भी अपने तरीके से अपनी इज्जत के दायरे में रहते हुए उसने ये काम किया। तो ये बिल्कुल उससे एक डिफरेंट कैरेक्टर, ऑपोजिट कैरेक्टर, बिल्कुल अलग किस्म का कैरेक्टर है। काम कंपोज्ड बेटा हालांकि बोलता है कि बहन की शादी में मैं पैसा लगा सकता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, कहता नहीं, ऐसे पैसे से मैं अपनी बेटी नहीं लाऊंगा, मेरे पास जो है मैं उसी से करके बेटी को रुखसत करूँगा। अच्छा, ये तो आपके एक्सपीरियंस हो गए जो आपने बताया कि आपने वेब सीरीज़ में काम किया उसका। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपने दर्शकों को भी बताऊँ या अपने जो देखने वाले उन्हें भी बताऊँ, तो कि आप की जो वॉइस है, आप बहुत सारे चैनल्स की आप पूरे डिस्कवरी की, नेशनल ज्योग्राफी या ETC पंजाबी, तो उसकी आप बहुत सारे चैनल की आवाज़ है। अगर ये आप अगर खुद ही बताएं कि आप किस किस में आपने वॉइस ओवर कराया, मतलब कौन कौन से चैनल्स पे आपने किया है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं बताने लगूँगा तो काफ़ी नहीं, अभी तो लगता है कोई शायद चैनल छूटा नहीं है। फिर भी कुछ जो आपको पसंदीदा हो कुछ। इंडिया TV की मैं आवाज़ हूँ, आपकी अदालत की आवाज़ हूँ। जिस दिन से आपकी अदालत शुरू हुआ है तब से मैं आपकी अदालत की आवाज़ हूँ। और उसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल की प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग मैंने लगातार कई साल की है। और उसके अलावा PTC नेटवर्क है, एक पंजाबी का है नेटवर्क, उनके कोई 7, 8, 9 चैनल्स हैं, वो पंजाबी में वॉइस ओवर्स उनके लिए मैं करता हूँ। फिर कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स टाइम्स इंटरनेट के लिए इंग्लिश में का भी आपने बताया कि गीता का जी 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 जी। ये ब्रह्मा कुमारीज का जो चैनल है पीस ऑफ माइंड, उन लोगों ने मुझसे ये करवाया था, गीता सार, जिसे वो वॉइस ऑफ गॉड भी बोलते हैं। जी जी जी। सिस्टर BK शिवानी खुद आई थी ये करवाने के लिए, तो वो मैंने उन लोगों के लिए किया है। और उसके अलावा जी का चैनल है, जैसे जी सलाम के लिए, मतलब उर्दू में हदीसें भी मेरी आवाज़ में, और जी जागरण के लिए भी मेरा वॉइस ओवर्स किए हुए हैं। और वहाँ पे तो गीता का पाठ और गीता का सार और कई सारे प्रोग्राम्स मैंने वहाँ एंकर भी किए। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आवाज़ जो है आपकी वो किस धर्म की आवाज़ है, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब अगर आप एक ही ज़ुबान हदीस भी पढ़ रही है, वही ज़ुबान गीता भी पढ़ रही है, मतलब जो आज का ही माहौल है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आप एक यूनिक आवाज़, जैसे बोलते हैं मतलब परमात्मा की आवाज़ अगर हम कह सकते हैं। नहीं, अब मैं ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि परमात्मा की आवाज़, तो परम आत्मा। देखिए मेरा ये मैं आध्यात्मिक रुचि रखता हूँ, आध्यात्म में मैं रुचि रखता हूँ। वो परम सत्ता है, उसको नाम हम लोगों ने दी, वो परम सत्ता है। उसका ना कोई रूप है, ना नाम है, ना आकार है, वो था, है और हमेशा रहेगा, वो एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को नाम तो हमने अपनी सहूलत के अनुसार, तो इसीलिए ये कहना कि जी कि ये इसकी या उसकी, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। वो एक थॉट है, वो एक एनर्जी है, आप उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो, वो एनर्जी आपको सपोर्ट करती है और अपना काम आपसे खुद करती है। तो बाबला जी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मन तो ये कर रहा है कि हम बातें करते रहें और ये शो चलता ही रहे, बट हमारी समय की भी कुछ सीमाएं हैं जी। तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहूँगा, आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकें। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप कितनी दूर चल के आए मुझसे मिलने के लिए और अपना कीमती समय आपने निकाला। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आप तक अपने दिल की बात पहुंचाऊं इनके माध्यम से। मेरा आप सबसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक और वार्तालाप बहुत अच्छी पहल है, कमाल का इनिशिएटिव है। और इसमें एक और वार्तालाप की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है, ऐसे कलाकार जो कि भंडारी जी कहते हैं, जो कि गुणों की खान है, जैसा भी इन्होंने कहा, तो लेकिन पहचान अभी और ज़्यादा मिलने की तवक्को रखते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आप सब अगर सपोर्ट करते हैं तो उन सब कलाकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, और जो आने वाले कलाकार हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मंच साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी जी आपका भी बहुत थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। थैंक यू गाइस।